मैं सबसे पहले कोहली साहब का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सभाएं करी है, पर सभाओं में चेहरे ड्रेस उस बात से लग जाता है कि सबसे बढ़िया इंटेलेक्चुअल क्लब की सभा में आज आपके सेक्टर 14 में था। मैं मंच पर सभी उपस्थित, सामने बैठे शहर के सब मौजूद आदमी जो सब बातों को मेरे से ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, और मैं आपके बीच थोड़ा बोल के जाऊंगा 20 मिनट, तो कई प्रोग्राम रखते थे, सब में जाना होता है। आने से पहले कई सोच रहे होंगे रणजीत सिंह कैसा आदमी है, पीछे चौटाला भी लगा है, गाँव का नाम है, पर जब बोलूंगा तो आधे घंटे बाद थोड़ा सा ओपिनियन आपका बदलेगा। मैं भी आपको समझ सकूंगा और आपको भी कुछ हमारी बात से कुछ ठीक लगेगी। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, दुनिया बहुत छोटी हो गई, थोड़ी देर में हम सारी दुनिया को कहीं बैठे देख सकते हैं, जमाना बदल गया। चंद्रयान जब गया था तो नीचे सब मोबाइल पे देख रहे थे कि कहाँ, उसमें भी ये देख रहे थे 1.5 फुट के नीचे माइनस टेम्परेचर इतना है, इससे आगे तो साइंस हो ही नहीं सकती। एक एस्टेब्लिश्ड आंकड़ा है कि 1800 साल में, पिछले जो बाबा आदम कहते हैं, 1800 साल में जितना आदमी ने ज्ञान अर्जित करा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 150 साल में करा, और जितना 150 साल में अर्जित करा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 18 साल में करा, और जितना 18 साल में करा वो केवल 5 साल में। मतलब ये टेबल है बराबर के कि जितना उसका और IT का क्या फर्क है। आज के मोबाइल में आकाश पाताल दुनिया तीनों है, आकाश पाताल जमीन तीनों इसमें है, किसी को ऑप्शन खुलना आना चाहिए। आप इसमें सब कुछ देख सकते हैं, कहीं का भी ले लो, कुछ डालो, सामने बोल के पूछो ये बताओ तो सामने 1 मिनट में आपको रिप्लाई आता है। ऐसे युग में लोकसभा का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार चुनाव होते हैं दुनिया के, हम देखते हैं कभी फ्रांस का प्रेसिडेंट का चुनाव कोई नहीं देखता, कभी जर्मनी का चुनाव होता है कोई नहीं देखता, जब अमेरिका का चुनाव होता है तो हम सब लोगों का इंटरेस्ट होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पावरफुल कंट्री है। कहीं बैठा अपने स्कड मिसाइल से दुनिया को हरा देता है। अफगानिस्तान आया साफ कर गया, जहां जाए अमेरिका कर जाता है। इजराइल वही कर रहा है जो अमेरिका के सब हथियार है। तो आज के जमाने में अमेरिका के बाद हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तान के चुनाव पे दुनिया की निगाह है। उसका रीजन है कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप, जिसे लार्जेस्ट प्रजातंत्र हम दुनिया का कहें, 145 करोड़ लोगों का, बहुत बड़ा है। एक पुराने कमेंट पे जा रहा हूँ, 77 में जब चुनाव हुए थे, 1977 में, आप लोगों को याद नहीं, मुझे वो वक्त याद है, इमरजेंसी के एक्सेसिस के खिलाफ लोगों ने रीबट करा था और कांग्रेस को बुरी तरह हरा दिया था। बिहार यूपी की 85 सीट होती तब उत्तराखंड नहीं बना था, 85 के 85, बिहार के 56 होते थे तब उत्तराखंड या झारखंड नहीं बना था, और बंगाल के 42 की 42, हरियाणा की 10, पंजाब की 13 की 13, हिमाचल की 4 की 4, दिल्ली की 7 की 7, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी आ गए थे। ऐसा समय आया था। आज फिर एक ऐसा समय आ रहा है। मैं नहीं कह रहा, मेरे इलेक्शनों में तो कह दूंगा, मेरे कहने से तो नहीं होता, पर आप अगर स्कूल में, प्ले स्कूल जो होता है जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि घर से अलग रह के कैसे उसे एक लाइफ स्टार्ट करें, वहां भी पूछो कौन आएगा कि जी मोदी। अब उन बच्चों को किसने बताया, किसने सिखाया? पर जैसे बच्चा टीवी देख के डिस्को वाला डांस कर लेता है, 2 साल का बच्चा, दुनिया बहुत आगे की बच्चे सीख रहे हैं। तो सबकी निगाह लगी है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। देखिए, जब 77 का चुनाव हुआ था, मैं जिस बात पे कह रहा था, तो इंग्लैंड का सबसे बड़ा अखबार है गार्डियन, उसने एक खबर छापी थी जिसने इंग्लिश में लिखा था कि दिस रूट इंडियन पीपल who are so democratic, they are hungry, they are without clothes, but they are so much aware about the democracy। जब साफ कर दिया, आपको याद नहीं, इंडियन एक्सप्रेस में जो पहले दिन ही लगा था, ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पूरा काटा अलग कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, इस करके इंडियन एक्सप्रेस के आज के दिन अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है।
और सुप्रीम कोर्ट के बार ने बार आके प्रदर्शन करा था कि हम गिरफ्तार होंगे, ये वो वोटर था। आज जो है सब दुनिया की निगाह है। देखिए, अमेरिका में कन्वेंशन है कि प्रेसिडेंट 2 बार चुन सकता है, 8 साल के बाद तो प्रेसिडेंट नहीं बनता। और इंग्लैंड में भी कभी एक बार मार्garet थैचर बनी थी, चर्चिल बने थे, 2 बार बने थे, 3 बार नहीं बने। पर ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक इतिहास होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर 2014 में बना, 2019 में बना, 2024 में बना, ये सदा तक के मार्ग की होगा। अगला तो 24 के बाद अभी हम नहीं कहेंगे, चुनाव ही नहीं, आगे की बातें हैं। पर ये लोगों में पॉपुलरिटी की बात है, एक फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अगली पॉपुलरिटी की बात बताता हूँ। अमेरिका में कन्वेंशन है कि जब किसी देश का, जब अमेरिकन का प्रेसिडेंट स्टेज पे होगा तो इवन मैरिज, जैसे हम अपना एनएससी कहते हैं, बाकी जो मैरिज है प्रेसिडेंट की, वो भी विड्रॉ हो जाती है। और जब एक एनआरआई का फंक्शन था, लोगों ने ट्रम्प साहब को बुला लिया था, हमारे मोदी साहब गए थे अमेरिका में, एक प्रोग्राम था शायद शिकागो में था। और जब वो पूरी भीड़ जो थी, जब मोदी साहब ऊपर आए, ट्रम्प साथ थे, तो मोदी ट्रम्प भी थोड़े छोटे हो गए थे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का जुटवा है। देखिए, 3 चीजें देखी जाती है हमारे, मैं इससे का स्टूडेंट रहा हूँ, 211 मुल्क हैं वर्ल्ड में, 211 में 197 में तो यूएन से रिकॉग्नाइज है। बाकी ऐसे मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश को आज भी मान्यता नहीं दे रहा, कई मिडिल ईस्ट में भी ऐसे कंट्रीज हैं। तो 211 देशों में एक यूएन को चार्टर पे डिस्प्ले हुआ है, वर्ल्ड की एजेंसीज ने ये करा है कि 211 में जो बेस्ट, जो 5 इकोनॉमी है, जिन देशों की अर्थव्यवस्था 5 की सबसे बड़ी है, उसमें हिंदुस्तान एक हो गया। ये हमारे लिए बहुत हुआ। और जो वर्ल्ड की 4 जो मिलिट्री सबसे पावरफुल है, जिन्हें आर्मी हम कहें, उसमें अमेरिका, रशिया, चाइना और हिंदुस्तान 4 देश हैं। ये हमारे लिए, देश के लिए, मतलब इन चीजों को देखा जाता है। आप थोड़ा याद करें, अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हिंदू साम्राज्य के सबसे बड़े राजा थे। अशोक सम्राट का युग गिना जाता है कि जब उनका पहला युग था तो तहलका बचाने वाला था। आपने किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं? अशोक का पहला युग तहलका मचा देना था। मतलब तहलका का मतलब एक बार पे दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, और उन्होंने सैकड़ों युद्ध करके पूरे हिंदुस्तान के वो राजा बन गए थे, छत्रपति राजा थे, सम्राट कहते जिन्हें। और उसमें जब कलिंगा का युद्ध हुआ, बहुत नरसंहार हुआ, तो उन्होंने तलवार वापस डाली। और दूसरा युग वो हुआ कि जिसमें दयालु देश बदल के रात को घर घर जाना, लोगों की तकलीफ समझ के उनको ठीक करना, ये उन्होंने दूसरे युग में करना। और तीसरा युग जब आया तो भारत ने पाकिस्तान के, तो हमारे मोदी साहब का ये तीसरा युग आ रहा है। 2 युग का पहला जो था पुलवामा में देखा था ना जी, ऐसा ही वजह अशोक सम्राट ने कहा था। और उसके बाद दुनिया में दिख गया कि हिंदुस्तान ये नहीं, हिंदुस्तान वापस मजबूत भी है। जब हम पीसफुली हैं, पर कोई अगर छेड़े तो फिर हम हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करता, ये भी दिखाया। अब आज कहीं भी चले जाओ, आप G20 देखते हैं, मैं भी उसको बड़ा क्लोजली देखता था। उसमें हमारे मोदी साहब बोल रहे थे, सब पहले तो हमारा प्राइम मिनिस्टर तीसरी लाइन में खड़ा होता था। कई बार मुझे याद है, देखता था मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जाते थे, जब बीच में कॉन्फ्रेंस चलती तो खड़े रहते थे। सब अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलने का करते थे, पुतिन से मिलने का करते थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं देखता था। अब मोदी साहब दोनों तरफ पटका डाल के बीच में खड़े होते हैं, एक तरफ पुतिन खड़े हैं, एक तरफ बाइडन खड़े हैं, आपका जिनपिंग खड़े हैं। आप, ये हमारे देश की मजबूती है, ये गौरव है देश को है। तो इस तरीके से आज हम दुनिया के सबसे मजबूत देश बन गए। ये जब होता है, जब आदमी की सब चीजें, उस समाज की हिस्ट्री में देखा जाता है कि उस राजा के राज में भौगोलिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, और आपका इकोनॉमिक स्थिति क्या थी। एक कन्फ्यूशियस चाइनीज फिलोसफर थे, इंटेलेक्चुअल को एड्रेस कर रहे हैं, तो सब शहर के बुद्धिजीवी, डॉक्टर, प्रोफेसर, उसमें सीए जो थे, एडवोकेट थे, सब लोग बैठे थे। सब्जेक्ट जो था वो ये था कि किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए बेस्ट पैरामीटर्स क्या है। तो कन्फ्यूशियस कहेंगे कि अगर 3 चीज मेरे पास हो,
तो मैं मरने दम तक भी किसी को राज नहीं दूंगा, मैं ही चलाऊंगा। कहने के 3 चीज कौन सी हो कि पीपल्स कॉन्फिडेंस, नंबर 2 बेस्ट इकोनॉमी के पूरा जिस पे मेरे पास कहीं भी कोई कमी नहीं रहे, भंडार भरे हो, बैंक मेरे भरे हो, पूरा पैसा मेरे पास हो, फॉरेन एक्सचेंज मेरी पूरी हो, और डिपेंडेबल एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, तो ताकि मेरे राज्य पे कोई अटैक ना करे। ये तीनों चीज हो तो मैं कभी, मैं आज समझता हूँ आज हिंदुस्तान में हमारा सौभाग्य है कि पीपल्स कॉन्फिडेंस शायद किसी प्रधानमंत्री को इतना नहीं मिला जितना आज हमारे प्रधानमंत्री को है। आप नॉर्थ ईस्ट देख लो, साउथ देख लो, हर जगह मिला हुआ। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड की 5 अर्थव्यवस्थाओं में एक हो गए। और तीसरा डिफेंस के लिहाज से वर्ल्ड की 4 डिफेंस फोर्सेज में हम एक है। जब ऐसा, अब तो मैं समझता हूँ रणजीत सिंह तो नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो लोगों ने ही चुनाव लड़ा है, ये तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री का वोट पड़ रहा है। ये लोगों में एक मन बन गया। किसी इंटेलिजेंस या तक पूछ लो, कहीं भी बात कर लो, चले यार मोदी बनेगा, मोदी को बनाएगा, दूसरी बात ही नहीं करता, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। तो पॉलिटिकली हुआ करते थे। मैं थोड़ा सा बताऊं मेरा ऐसा क्यों आया नंबर, टिकट क्यों मिला। चर्चा है कि मैं लाइन में नहीं था, प्रतिस्पर्धा में भी नहीं था। मैं जब मिनिस्टर बना तो मैंने मेरे डिपार्टमेंट को बहुत सुधारा। मेरे फंक्शनिंग नंबर 1 रही। पावर डिपार्टमेंट जो 31.9 जिसका लॉस था, वो आज मैं लेटेस्ट में करूँ हमारा 9.05 है, 1 डिजिट में आया, जो एक आश्चर्य है। मतलब 31 से 9 पे आने का मतलब जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 350 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाता है। जब 22% कम हुआ तो हमारा कितना बढ़ा, हम 3700 करोड़ लॉस में था, आज हम 1500 करोड़ रुपया प्रॉफिट में। कभी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रॉफिट में बहुत मुश्किल से आती है। ये हमारी 4-4.5 की मेहनत है। दूसरा मंत्रालय मेरे पे जेल है। जेल में आपने देखा है हाई कोर्ट का जजमेंट थी 3-4 दिन पहले, और 1 हफ्ता हो गया होगा। वहां लिखा है कि पंजाब की जेल को, पंजाब गवर्नमेंट को धमकाया कि तुम्हारे जेल के क्या हालात है, यहाँ से अंदर से मोबाइल रहते हैं, गैंगस्टर्स बार फोन करके लोगों को दबाते हैं, और तुमने सारे पंजाब को बिल्कुल परेशान कर दिया। बोले तुम हरियाणा से सीखो कि जेल कैसी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लाइन ऑर्डर कहता है, ये हरियाणा जाके सीखो, उनकी जेलें 1 नंबर है। और जेल का एक बता रहा हूँ आपसे, हमारे एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवे, सब पढ़े लिखे लोग हैं इसके, मैं सब्जेक्ट दूसरे पे आ गया। तो वो जब पार्लियामेंट के मिक्स मेंबर होते हैं, कांग्रेस के, डीएमके के, आपके ममता पार्टी के मेंबर, ममता बनर्जी के भी, लालू जी के, मुलायम सिंह के, केजरीवाल के, सब पार्टी का जितने स्ट्रेंथ होते हैं उसी हिसाब से 1-1, 2-2 मेंबर होते हैं। और वो रेलवे में जाके करते हैं, डिफेंस पे, बॉर्डर पे जाते हैं, हमारी वेपन्स, आर्मी, सब सवाल पूछते हैं। ऐसे ही एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स है कि फंडामेंटल राइट पे जो कैदी हैं, जेल में है, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई, उनसे कोई आदमी जेल वाले परेशान तो नहीं करे, स्टूडेंट या नंबरदार से, तो सबसे मिलते हैं, खाना कैसा दे रहे हैं, घर से मुलाकात कैसे होती है घर वालों से, उन्हें टेलीफोन की जो सुविधा वो पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, कैंटीन का क्या रोल रहता है, बड़े महंगे दवा पैसे लगा के भी सामान भेज देते हैं तो उसका भी वो चेक करते हैं। हर कैदी से मिलते हैं, फिर पैरोल आती है तो कितने दिन बाद उसे घर जाने की छुट्टी मिलती है, ये सब वो चेक करते हैं। जब चेक करने के बाद 12 MP आए थे, सब पार्टी के मेंबर थे, कांग्रेस के भी थे। वापस जाने लगे तो सेशन जज साहब थे, DGP थे, DC SP सब साथ थे, क्योंकि वो स्टेट गेस्ट डिक्लेयर कर दिए थे। जब जाने लगे तो रजिस्टर रख दिया कि सब फॉर योर कमेंट्स, तो उन्होंने रजिस्टर में लिखा कि बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था, बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी, जो हमारे डिप्टी चेयरमैन थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार जी के दौर में, आजकल राज्यसभा के मेंबर, वो उसके चेयरमैन थे। ये ऑन रिकॉर्ड है आपका। बोर्ड से उन्होंने तिहाड़ जेल भी देखी, सब जेलें विजिट करी। तो मेरी जो परफॉर्मेंस रही, मैं आपके इशारे में आता था, शायद आप लोगों में कितने लोगों ने देखा है, मैं 2008 में बदला जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था कांग्रेस टिकट से।
और जब टिकट लड़ने के बाद मुझे लोग पूछते थे कि रणजीत सिंह मिलेगा कहाँ, आप भी पूछ सकते हैं, ऐसे वो भी पूछते थे, मतदाता पूछता है, बड़ा होता है। मैं कहता ना आपको 4 मिनट हर महीने की 5 तारीख, और 2008 से 16 साल हो गए हर महीने की 5 तारीख का। तो मुझे पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, सुबह से शाम तक 10 बजे से 4 बजे तक ये मीडिया वाले सब जानते हैं, 500 से 1000 आदमी होता है और सबको मैं डिस्पोजल करते हैं। मतलब आखिर एक पार्टी है जिसपे थिंक टैंक है, जिसपे उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर जगह से रिपोर्टिंग होती है, सब जगह से जो रिपोर्ट हो उसमें ये निकल के आया कि रणजीत सिंह सबसे मजबूत कैंडिडेट है। और ऐसे ही आपके नवीन जिंदल है, वो तो मैं भी पार्टी से बात था, वो भी पार्टी से बात था। हमारा ये सौभाग्य है कि जिस देश का प्राइम मिनिस्टर 145 करोड़ में 400 लोगों को चूज करे, उनकी लिस्ट निकाले, उसमें मेरा और नवीन जिंदल का, माफ करना पोगली जी, उस दिन मैं पार्टी का मेंबर नहीं था, टेक्निकल बात का काम आपके कर रहा था। तो मुझे मैसेज आया कि आप पार्टी ज्वाइन करो, 8:30 बजे आपका टिकट अनाउंस हो रहा है। तो भाई जब प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में ठीक आदमी, तो फिर आपकी लिस्ट में भी ठीक होना चाहिए। वो काम करके देखूंगा। मोदी जी के तो आगे से कोई नहीं, मनोहर लाल जी के आगे से भी कोई ठगी मार नहीं निकल सकता, बट एक वेल इन्फॉर्म होते हैं सब, आईबी इंटेलिजेंस, बहुत कुछ लोगों की रिपोर्ट्स होती है उनके पास। तो मुझे यहाँ कैंडिडेट बना दिया गया। मैं अब तक देखिए ठीक घर में पैदा हो गया, जो देवलाल का नाम था, परमात्मा से मांगी, उससे एक रोटी तो मिल गई, ठीक एजुकेशन मिल गई, तो इसी में काम करना, फिर गलत काम करना है। सभी ठीक रही, लोगों में काम ठीक था, परफॉर्मेंस ठीक थी, और ये करके मुझे दिया। मेरे मामले में एक बैरियर रोड भी तोड़ा, विश्वास नहीं करेंगे, मैं 77 कंप्लीट कर गया, और 75 के बाद सुनते हैं कि बीजेपी में टिकट नहीं दे रहे थे, मुझे टिकट भी दिया। मैं इन सेकंड का भी धन्यवाद करता हूँ। तो आपसे ये कह रहा हूँ, बहुत बातें लंबी कहते जाए, रोज सुनते हैं, कोई बातें घुमा फिरा के आ जाती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि सरकार बीजेपी की बनेगी 200% है, और जब देश बढ़िया चलता हो तो ठीक चलाना चाहिए। 77 में जब जनता पार्टी बन गई थी, एक AR अंतुले थे कांग्रेस के स्पोर्ट्समैन, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, 77 का पार्लियामेंट का हाउस मैंने देखा, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर थे, आपने शायद बड़ों को ध्यान आ रहा होगा, और वाजपेयी जी फॉरेन मिनिस्टर थे, और उस वक्त अडवाणी जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, एक सिकंदर बख्श होते थे, वो भी बीजेपी के कोटे से मिनिस्टर थे, तब जनता पार्टी बन गई थी, और वो AR अंतुले अपोजिशन में थे। तो कांग्रेस की तरफ से डिबेट शुरू हुई, तो वो बोले फर्स्ट पर्सन थे, कहने लगे स्पीकर सर, नाउ देयर इज a government of Janata Party which has 4 heads, 8 legs and 8 heads. It's difficult for India, for Indian democracy to survive in that government. तो मतलब वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें कांग्रेस, उसमें शिव चरण सिंह का लोकदल, भारतीय जनसंघ, बाबू जगजीवन राम की CFD, बाबू जगजीवन राम बहुगुणा आए थे, और चंद्रशेखर जो कांग्रेस में थे, अभी बाद में प्राइम मिनिस्टर भी आपने नाम सुना, बड़े दबंग आदमी थे, आचार्य नरेंद्र जी, उनका जरा मैं 1 मिनट में चर्चा करूंगा। वो जब कांग्रेस में पहली बार MP बन गए, बड़े यंग थे, 30 साल की उम्र में, कोई बात पे बोलने लगे तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, कहने लगे चंद्रशेखर जी, ये सोशलिस्ट पार्टी नहीं, ये कांग्रेस है, तरीके से सीमा से मर्यादा में रही है। तो चंद्रशेखर कहने लगा, मैडम सुनो, तुम्हें कोई धमकाने वाला नहीं है, चंद्रशेखर तुम्हें धमकाने आएगा, मैं पार्टी में MP बनने नहीं आया, मैं इस कांग्रेस को ठीक करने आया, तो मैं ठीक करके रहूंगा। ये उसके शब्द थे उन दिनों में जब इंदिरा गांधी की थी कांग्रेस। तो ऐसे लोगों की बहुत बड़ी पीढ़ी थी उन सरकार में, अंतुले जो होते थे। तो मेरा कहने का मतलब कि सब पढ़े लिखे हैं, अगर क्रिकेट के मैच में 2 कैप्टन हो तो टीम हारेगी, अगर शहर में आपके 4 मेयर बन जाए तो शहर का कोई काम हो गया नहीं। एक मैं उसकी हाजिरी लगाऊंगा, देखूंगा यहाँ काम नहीं बना तो कि कौन सा मेयर करेगा, हम इसी पंजाब में रहेंगे। अगर 14-16 पार्टियों की गवर्नमेंट होगी तो देश 10 साल पीछे जाता है।
और अगर एक आदमी फैसला करने वाला है तो फिर देश पीछे नहीं जाता, फिर आगे बढ़ता है। तो सवाल ये आती है कि हमें एक स्टेबिलिटी के लिए ठीक गवर्नमेंट को। जर्मनी फ्रांस में 30-30 साल कोलिशन गवर्नमेंट बना, उसके बाद लोगों में 2 पार्टी सिस्टम आया। एक बर्ग डिफेंस मिनिस्टर होते थे जर्मनी के, बहुत पॉपुलर थे। उन्हें इसी बात पे रिजाइन कर दिया कि उनको जब स्टूडेंट थे कोई थीसिस लिखा था जो बाद में उन्होंने किसी का चुरा लिया था, और 15 साल बाद उस आदमी का जब पता लगा तो रिजाइन कर दिया। ऐसी डेमोक्रेसी थी। तो देश में अगर एक बहुत ट्रांसपेरेंसी की बढ़िया गवर्नमेंट चाहिए, लोगों के लिए चाहिए, तो फिर इस वक्त मोदी साहब से बढ़िया कोई देश का रहनुमा नहीं हो सकता। हमारे साथ पाकिस्तान में देखो, इमरान खान जेल में थे। मैं अभी 2 महीने पहले की घटना बता रहा हूँ। आप रम टीवी पे देख रहे थे कि इमरान खान की पार्टी आगे और उसको हरा दिया गया। फिर आया कि प्रधानमंत्री का मामला है, किसी पे क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, तो नवाज शरीफ को भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और जो भुट्टो थी नुसरत भुट्टो, उसके पति को देश का राष्ट्रपति बना दिया। और नवाज शरीफ को राजी करने के लिए फिर पंजाब की उसकी बेटी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। फिर कहने का मतलब, जब ऐसे समझौते होते हैं तो मेरे हालात खराब होते हैं। जब एक बार यूपीए की सरकार बनी थी तो जो तेलुगु देशम पार्टी 3 दिन तक शपथ नहीं दी, डीएम के लिए नहीं दी कि हमें मंत्रालय बढ़िया देंगे तो शपथ लेंगे। फिर तो इस तरीके के हालात होते हैं। तो मैं आपसे एक ही अपील करने आया हूँ कि मैं यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया, और ये चुनाव मोदी साहब का है। मैं मेरे अपना पीछे की बैकग्राउंड बता दी। आप कहीं भी बाजार में पूछ रहे हैं, मेरे विरोधी भी होंगे, चुनाव में तो शायद वो हराने की बात भी कहते होंगे, पर एक बात जरूर कहेंगे, यार रणजीत आदमी ठीक है, ठीक छवि है। तो मैं तो इस बात से राजी हूँ कि सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल कैंडिडेट आपके शहर का बनता है, और इसी बात का मुझे सबसे ज़्यादा फायदा मिला। सब जगह जाऊँगा, 550 गाँव है, हर जगह पहुँच रहा है, और कैंडिडेट का नहीं दिखे तो थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। एक कैंडिडेट का बार 10 बार फोटो आते हैं, और एक का 3 दिन बाद आता है। तो कोई भी आदमी 10 बार जब दिखेगा उसको फोटो डालेगा, जिसका 3 दिन बाद है उसे वोट नहीं डालेगा। तो लोगों में प्रेजेंस भी जरूरी है। मेरी समय सीमा देख के मैं थोड़ा सा कहूँगा, शायद दोबारा चक्कर लगे, ये नहीं लगे। तो बड़ी सभा होगी, मोदी साहब आएंगे, अमित शाह जी, तो उसमें तो शरीक होंगे, आप भी होंगे, मैं भी होंगे। तो मेरी छोटी हाजिरी को स्वीकार करें, और जो 25 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें पूरा जोर लगाएं। जैसे मैंने आपको कहा, तो कुछ बातें थोड़ी सी जो नहीं थी सबके जान, कई लोग मेरे से भी बुद्धिमान हो गए। आपका बुद्धि का कोई अंदाजा नहीं होता। एक सेंटेंस है, इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर, एंड देन कैपेसिटी टू डिस्काउंट, कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज है, वही पावर है, और फिर आप में कितनी क्षमता है कि आप अगले को निरूपित कर दें। तो आप सब जानते हैं, जितना इस मामले को प्रसार करें, जितना मोदी साहब का लोगों में इसका प्रचार करें, उनकी कैपेसिटी, उनकी एफिशिएंसी का जो प्रचार करेंगे, हमारा वोट अपने आप ही बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कल चुनाव तक हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सब चुनाव होके आ जाएंगे। जब वो कहेंगे तो एक हवाई जबरदस्त होनी होगी। हम तो 25 मई में लास्ट ईयर पंजाब का 1 जून पर 4 को रिजल्ट आएंगे। मैं समझता हूँ कि अभी जैसा बताया कि पिछली बार 148 विधान, मैं हरियाणा ना हिसार विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 9 सेगमेंट है पार्लियामेंट में। हिसार सेगमेंट में 148 बूथ है, 148 में बीजेपी जीती है। बहुत बड़ी बात है। शायद देश में कोई ऐसी, कोई वाराणसी में निकल के आ जाए और बाकी जगह तो ऐसी कोई सेगमेंट नहीं होती। तो मैं पोपली साहब का बहुत धन्यवादी हूँ कि बड़े अच्छे लोगों से बहुत दूर तक मैं देख रहा हूँ, आया जब भी अच्छा लगा, बोला हूँ तो भी अच्छा लगा, और मैं आपके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से ले रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, और इसको आगे से आगे जितना हम आगे प्रचार करें वो ठीक रहे। जिस गेम में हम लगे वो आगे बढ़े। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि 25 तारीख को एक एक वोट पूरा जोर लगाते हैं। अगर आदमी यहाँ बैठ के, आप सब दिन नहीं कर सके, संडे के दिन का भी एक नियम बना दें कि संडे के दिन मैंने एक वोट तोड़ना है। किसी को भी, किसी कांग्रेसी को, दूसरे को, अगर कांग्रेस का तोड़ते हो तो हमारा डबल हो जाएंगे, क्योंकि फाइट में कांग्रेस है।
उसका अगर 100 वोट कम होता है, 100 हमारा बढ़ता है, तो हम 200 आगे हो गए। अगर जेजेपी करे नैनो कम 3 तोड़ते हैं तो 3 ही रहेगा, 6 नहीं होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सब थोड़ा सा ऐसा प्रयास करें। मैं भी लग रहा हूँ, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग लग रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं इसका कि सारा माहौल हवा बनी है, इसको बना के रखें। और 25 तारीख को एक एक वोट हम घर से निकाल के खींच के हैवीएस्ट वोट होना चाहिए आपका। ये 14 सेक्टर अगर आप 99% वोट कर दे तो फिर कोई अंदाजा नहीं, मार्जिन तो इसी बात पर निकलेगा। तो मैं अपील करूंगा कि कमल के फूल पे मोहर लगा के कामयाब करें। ये वोट रणजीत सिंह का नहीं, रणजीत सिंह पे कमल का फूल आपसे लेके जाएगा, मोदी साहब को पेश कर दो देश के प्रधानमंत्री। और मैं उस दिन मन से बधाई दूंगा। सब सभाएं जितनी मैं देखी निगाह में तो जरूर आएगी। वहां गया था, 14 सेक्टर में गया था, रात को सोते हैं तो भी एक बार आदमी रिव्यू तो जरूर करता है, चाणक्य नहीं करता था। और चाणक्य कहता है कि राजनीतिक आदमी कब सांस लेता है कब छोड़ता है, ये भी राजनीतिक होता है। तो हर बात का मैं भी सोचता हूँ। जिस दिन रिजल्ट आए तो पार्लियामेंट का आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा, एक ही टाइम सुनेंगे। मोदी साहब ही हमारे साथ ही देखा, उन्हें भी पहले नहीं पता होगा, सब एकदम फटाफट टीवी वाले डालते हैं। शुरू होगा कि सुबह अभी तक कोई पहला रिजल्ट आया उससे बताएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया, फिर 2 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, 11-12 बजे तक किया जाएंगे कि अब तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें 100 सीटों का रुझान आ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पे आगे चल रही है। फिर आएगा कांग्रेस 7 पे आगे चल रही है, कहीं डीएम के आगे चली है, कहीं टीएमसी आगे चल रही है, कहीं कोई लालू जी की पार्टी चली हुई, कहीं दूसरे की चल होगी। मेरे कहने का मतलब एक मोटा मोटा आंकड़ा बता तो जो वही रेशो शाम तक चलता है। और चलते चलते में जब रुझान आ जाएगा कि मेजोरिटी करिएगा तो सरकार बनने करिएगा, सब जगह ढोल बजने लग जाते हैं। दिल्ली भी बीजेपी ऑफिस में भंगड़े ढोल ये सब शुरू हो जाते हैं, यहाँ भी शुरू हो जाएंगे। तब ब्रेकिंग न्यूज आ जाए कि हिसार लोकसभा से बीजेपी का उम्मीदवार 3 लाख वोटों से आगे, तो आपको भी बढ़िया लगे, मुझे भी बढ़िया लगे। अब इन सब बातों को जरा अच्छा हो जाए, सबकी नजर उतर जाए तो 2 नारे लगाऊंगा। भारत माता की जय।